हाँ जी भाई लोग, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, मस्त, जबरदस्त। कैसे हो आप? सब ठीक हो? हम्म। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज जो हम कवर करेंगे वो कवर करेंगे मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है? तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, है ना, 2-3 मिनट में बात करना चाहूँगा। देखो, मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। पढ़ते सब है और काफ़ी समय से हम पढ़ रहे हैं, है ना, बचपन से ही पढ़ रहे हैं। इनफैक्ट जब हम 3 साल के होते हैं तो ही घर में जो है पेरेंट्स जो है हमें कुछ ना कुछ सिखाना स्टार्ट कर देते हैं। एंड देन सो ऑन हम स्कूल जाते हैं, प्री नर्सरी, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, 1 एंड सो ऑन चलते जाता है। तो हम पढ़ते बचपन से ही है, लेकिन फिर भी आज तक हमें हैबिट नहीं पड़ी पढ़ने की ना। ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है ना कि किसी भी चीज़ की हैबिट ना, ध्यान से समझना जो मैं बोल रहा हूँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किसी भी चीज़ की हैबिट तब पड़ती है जब हमें रिवार्ड इंस्टेंटली मिलता है। सुनना मेरी बात ध्यान से। किसी भी चीज़ की हैबिट तब पड़ती है जब हमें उसका रिवार्ड इंस्टेंटली मिलता है। ठीक है, इसका मीनिंग समझना। देखो, आप जैसे खेलने की हैबिट किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खेलोगे, है ना। अगर आप मॉर्निंग में खेलते हो तो आप खेलोगे। बात करने की हैबिट क्लासरूम में आप करते होंगे, वो भी आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटो पायलट पे चलता होगा। ठीक है। जैसे सुबह में उठना, ये भी एक हैबिट है। जैसे हार्ट बीट्स का पंप होना हैबिट है, लंग्स का फंक्शन हैबिट है, भूख का लगना हैबिट है। लेकिन ऑल दीज हैबिट्स आर ऑन ऑटो पायलट। यू नो नीड टू थिंक कॉन्शियसली टू मेक इट वर्क। ओके। लेकिन जो अच्छे हैबिट्स, जैसे ये हैबिट्स तो अगेन इम्पॉर्टेंट है, इनमें से जो कुछ हैबिट्स जैसे हार्ट बीट्स का चलना या लंग्स का फंक्शन करना, ये हैबिट्स तो बहुत ज़रूरी है ना। लेकिन बातचीत की हैबिट ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी बाय डिफ़ॉल्ट हम ये करते हैं, ये हम अनकॉन्शियसली करते हैं इस चीज़ को ना। तो ऐसा क्या होता है? देखिए, एक्चुअली में क्या है ना कि जो मैंने हैबिट्स आपको बताया, बातचीत करना, तो इसमें तुरंत आपको रिवार्ड मिलता है। क्या रिवार्ड है? आप बातचीत करते हो, आपको अच्छा फील होता है। आप खेलते हो, खेलने के बाद आपको अच्छा फील होता है ना। तो ये जितने भी जो मैंने हैबिट्स में बता रहा हूँ इसके ना, जैसे मैक्सिमम जो बुरे हैबिट्स हैं तो इनके रिवार्ड्स ना आपको इंस्टेंटली मिल जाते हैं। लेकिन जो अच्छे हैबिट्स हैं ना, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम। और जब समय लगता है ना रिवार्ड मिलने में, तो फिर ना आप बीच में गिव अप कर देते हो। ध्यान देना। जैसे पढ़ने की हैबिट, इसमें रिवार्ड लॉन्ग टर्म में मिलेगा आपको, अभी नहीं मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। जैसे अभी जेईई मेन का पेपर होगा, एडवांस का पेपर होगा, ठीक है, उसके बाद अगर आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, तो वो एक तरह का रिवार्ड है ना। अगर आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, फिर आगे जाके या तो आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट करोगे, और नहीं तो क्या कहते हैं, जाके आप जॉब करोगे। अगर अच्छे कॉलेज से पढ़ोगे तो प्रोफाइल अच्छा बिल्ड होगा, तो आपको आप अपने बिजनेस में भी हेल्प मिलेगा या आपको जॉब में भी हेल्प मिलेगा। दैट इज़ काइंड ऑफ रिवार्ड, बट इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। मास्टरी नीड्स पेशेंस बेटा, ध्यान रखो, मास्टरी नीड्स पेशेंस। अब इतना पेशेंस तो होता नहीं है, आपको मास्टरी करना है बट पेशेंस रखना पड़ेगा, पर इतना पेशेंस तो होता नहीं है कि आप इंतज़ार करो कि ठीक है एग्ज़ाम आएगा या अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, फिर मैं स्टार्टअप स्टार्ट करूँगा तो वहाँ मुझे फ़ायदा होगा, या कॉलेज अच्छा, कॉलेज कह रहे जॉब अच्छी मिलेगी, कंपनी अच्छी मिलेगी, है ना, पैकेज अच्छा होगा। ये तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो गया, ये तो अभी तो मिलने वाला है नहीं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि ये जो अच्छे हैबिट्स हैं इनसे बचते हैं, इनसे बचते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा, इनसे बचते हैं। जैसे एक छोटा सा और हैबिट, जैसे मॉर्निंग में सेम टाइम पे उठना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 4 बजे उठो, ना ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 5 बजे उठो, ना ना। एक टाइम फिक्स करो और रोज़ उठो, देखना डैट विल बी अगेन डिफ़िकल्ट, क्योंकि उस चीज़ को आपको कॉन्शियसली करना होगा। अब अनकॉन्शियसली क्या कर रहे हो? उठते तो आप जरूर होंगे, पर किसी दिन 6 बजे, किसी दिन 8 बजे, किसी दिन 10 बजे, किसी दिन 12 बजे, कभी सोए 10 बजे, कभी सोए 12 बजे, कभी सोए 2 बजे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? तो अच्छे हैबिट्स को हमें कॉन्शियसली करना होता है, अच्छे हैबिट्स को, है ना, कॉन्शियसली करना होता है, ये ध्यान रखिएगा। बुरे हैबिट्स अनकॉन्शियसली चलता है। और जब अच्छे हैबिट्स को कॉन्शियसली करते हो और लंबे समय तक करते हो, तो फिर वो भी ऑटो पायलट पे चला जाता है। जैसे आप सुनते होंगे कि अक्षय कुमार जो है वो हर रोज़ जो है 4 बजे उठ जाते हैं या 4:30 बजे उठ जाते हैं, वो सूरज भगवान को देखेंगे उगते हुए,
है ना, मतलब ऐसा कोई भी दिन ना हो कि वो मिस कर देते हैं। अब देखो हमारे लिए वो डिफिकल्ट है 4 बजे 4:30 बजे उठना, बट उनके लिए ईजी है। क्यों? इतने समय से वो कर रहे हैं, वो प्रैक्टिस में आ गया है। आप समझ रहे हो मेरी बात? जैसे आप मान लो इतने सारे बच्चे हो, इनमें से कुछ बच्चा होगा कि वो रोज 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करता होगा, तो उसके लिए नॉर्मल होगा। जो बच्चा प्रैक्टिस नहीं करता होगा उसके लिए वो डिफिकल्ट है। लेकिन अगर आप उसी को 6 महीना साल भर प्रैक्टिस करते रहोगे तो वो आदत बन जाएगी, तो आपके लिए वो नॉर्मल हो जाएगा। जब मैंने जॉब ज्वाइन किया था तो शुरू के 2-3 महीना मुझे सेम टाइम पे आना, सेम टाइम पे घर जाना बहुत डिफिकल्ट लगता था, बहुत डिफिकल्ट। बाद में धीरे धीरे आदत पड़ गई। अब वो ऑटो पायलट पे चीज़ें चलता है कि मेरे को पता है कितने टाइम पे जाना है, इसे ऑफिस आना है, ये पढ़ाना है, वो पढ़ाना है। तो अच्छे हैबिट्स को बनाने के लिए आपको अवेयर होना पड़ेगा आपके जो है ना प्री एग्जिस्टिंग हैबिट्स है उनसे, कि आप क्या करते हो, है ना, और उस हैबिट की जगह आपको क्या करना चाहिए। यानी आपको एक लिस्ट बनाना होगा, उनमें आप जो कुछ भी करते हो आप लिख दो। जो हैबिट्स अच्छे हैं जिसमें लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट होंगे उससे पॉजिटिव टिक करना। जो बेकार के हैबिट्स है, जैसे रील्स देखना, घंटों आप रील्स देख रहे हो, है ना, तो उसमें माइनस टिक करो, ठीक है। और जो न्यूट्रल है, मतलब ये है कि मुझे बहुत फ़ायदा भी है नुकसान भी नहीं है, नॉर्मल है, ओके ओके है, मतलब वो नॉर्मल थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं, तो इक्वल का मार्क कर दो वहाँ पे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? तो कुछ चीज़ें हैं बेटा, और ध्यान रखिए, ये मैं केवल आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा हूँ, जो जनवरी में हो रहा है या अप्रैल में होगा या आपका एडवांस की मैं बात कर लूँ, ये मैं लंबे समय के लिए बता रहा हूँ। ये तो एक गोल है, एक जीवन का एक पार्ट है ये जो अभी आप फेस कर रहे हो। उसके बाद अलग चीज़ आएंगी, उसके बाद अलग चीज़ आएंगी, लेकिन आपकी हैबिट ठीक नहीं रहेगी तो हमेशा हर फेज में आप स्ट्रगल करोगे, हमेशा आपको दिक्कत आएंगी। अगर आपकी हैबिट ठीक होगी तो ये गोल्स आते जाएंगे, है ना, अचीव होते जाएंगे, कुछ नहीं अचीव होंगे, लाइफ अपनी चलती रहेगी और मज़े में लाइफ चलेगी। देखो एक बड़ा ही प्यारा सा कर्व है, जो इसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, देन वी विल स्टार्ट द चैप्टर, है ना। एक बड़ा ही प्यारा सा कर्व है बेटा, ठीक है, इसको समझिएगा, बहुत ही प्यारा सा है। देखिए ध्यान दीजिए, मान लीजिए, समझिएगा ध्यान से, मान लीजिए आप यहाँ से स्टार्ट करते हो हर रोज़। ध्यान दीजिएगा, आपका जो भी पोजीशन है, जैसे आप जहाँ भी लाई करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप क्लास अटेंड नहीं करते हो तो आपने क्लास अटेंड स्टार्ट कर दिया, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हो तो क्वेश्चन सॉल्व स्टार्ट करो। मतलब जो भी आपका सिचुएशन, अभी करंट सिचुएशन आपके, चाहे 20 मार्क्स आते हो, चाहे या 30 मार्क्स आते हो या 50 मार्क्स आते हो, जो भी आपका सिचुएशन है, प्लीज़ इसको अप्लाई करके देखिएगा। पहले सुन लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। जो भी आपका सिचुएशन है ना, जिस भी कंडीशन में आप हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा, मुझे अपने दोस्तों से नहीं करना है कंपेयर, हमें खुद से कंपेयर करना है। तो ये वाला कर्व देखिए, ये कर्व बता रहा है कि अगर आप हर रोज 1% बेटर होते जा रहे हो,
हर रोज 1% बेटर होते जा रहे हो, खुद से, पड़ोसी से नहीं, दोस्तों से नहीं, किसी से भी नहीं, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप 1% हर रोज बेटर होते जा रहे हो बेटा, ध्यान रखिएगा, हर रोज 1% बेटर होते जा रहे हो और ये चीज़ फॉलो करते हो 365 डेज बेटा, तो अभी आप अपने करंट सिचुएशन से ना 37.78 आगे होंगे। मतलब आप सोचो 37.78 टाइम्स बेटर होंगे आप एक साल के बाद। लेकिन आपका जो भी सिचुएशन है उससे अगर आप 1% हर रोज वर्स होते जा रहे हो, मतलब जैसे मान लीजिए कि अभी आप क्वेश्चन 10 भी प्रैक्टिस कर रहे थे, अब धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हो, फिर धीरे धीरे आपने क्लास छोड़ दिया, फिर धीरे धीरे घर पे पढ़ना छोड़ दिया, और इस चीज़ को आप इस ट्रेंड को फॉलो किए फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर, ट्रस्ट में आपका जो भी यहाँ पोजीशन है ना बेटा, है ना, तो एक साल के बाद मात्र वो बच जाएगा 0.03 टाइम्स। आप समझ रहे हो, यानी कितना डिक्रीज हो गया आप, 0.03 टाइम्स आपका रहेगा कंडीशन, है ना। अगर आप ऐसे चलोगे तो 37.78 टाइम्स बेटर होंगे, ऐसे 0.03 टाइम्स आपका रहेगा बस, जो भी आपका सिचुएशन है। इट्स अ वंडरफुल ग्राफ बेटा, रिजल्ट वर्सेस टाइम, वंडरफुल ग्राफ। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, ये प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, आगे लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखिए एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, जो लॉन्ग टर्म थिंकिंग होता है ना बेटा, लॉन्ग टर्म थिंकिंग इज द गोललेस थिंकिंग होता है। जब आप लंबे समय की प्लानिंग करते हो तो गोललेस प्लानिंग होता है ना। बड़े सारे गोल आते हैं यार, आप अभी आपके लिए ये अभी गोल है, आगे कुछ और गोल होगा, आगे कुछ और गोल है। अपने पेरेंट्स के देख लो, हमेशा एक जैसा गोल थोड़े रहा है, किसी के भी लाइफ में देख लो, आप किताबें उठा के पढ़ लो, एक गोल नहीं होता भाई, मल्टीपल गोल्स होते हैं, लोग फेल होते हैं एंड देन अगेन दे राइज। सो देयर आर मल्टीपल गोल्स, है ना, देयर इज नॉट अ सिंगल गोल। तो आपकी थिंकिंग लॉन्ग टर्म को लेकर होना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म को लेकर होना चाहिए। अगर आपका नहीं हुआ जेईई मेन में, देन व्हाट, आपकी लाइफ खत्म हो गई है, सब कुछ बर्बाद हो गया, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो इस चीज़ को आप फॉलो कीजिए। अगर आपकी लाइफ बेहतर नहीं हो जाएगी तो फिर आप मेरे से बोलना है कि सर आपने गलत बताया है। एक बार आप इसको फॉलो कीजिए, आपका जो भी कंडीशन है आप मेक श्योर कीजिए। जैसे आप मान लीजिए क्लास अटेंड नहीं कर रहे, तो पहला स्टेप है क्लास अटेंड करना। मान लीजिए जो बच्चा क्लास अटेंड करता है लेकिन क्लास में सिंसियर नहीं है, तो पहला स्टेप है कि क्लास में हम सिंसियर होना स्टार्ट हो जाए। फिर दूसरा स्टेप, मान लीजिए क्लास में सिंसियर होना स्टार्ट हो गए, तो जो भी टीचर्स क्वेश्चंस करा रहे हैं उसको करना। फिर घर पे जाके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। शुरू में 10 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करो, फिर धीरे धीरे 12 करो, फिर धीरे धीरे 15 करो। कीप इट अप। हमें पड़ोसी से नहीं कंपेयर करना है कि वो 40 करता है ना भाई, हमें देखना है कि मैं पहले तो कुछ भी नहीं कर रहा था, अब 10 कर रहा हूँ, पहले मैं 10 कर रहा था, मैं 15 कर रहा हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? तो एक बार इसको फॉलो कीजिए, है ना, और पेशेंस रखिएगा। एक छोटा सा चीज़ और है, लगे हाथ तो मैं बता देता हूँ, या हम वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। अब आप पढ़ लेते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। चलिए देखिए, हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले मॉडर्न फिजिक्स, और मॉडर्न फिजिक्स में जो हम पहले कवर करेंगे, मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। अरे क्या हो गया इसको? हाँ देखिए, जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले बेटा मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स में हम सबसे पहले जो कवर करने वाले हैं, जो अभी कवर करेंगे, वो करेंगे हम क्या चीज़, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन बेटा, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ठीक है। देखिए डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, है ना। देखिए इसमें बेसिकली हम दो चीज़ पढ़ेंगे, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक पढ़ेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ। बहुत छोटा सा पार्ट है ये। अब थोड़ा मेरी बात ना ध्यान से सुनिएगा, आखिर ये आया क्यों
है ना, और इसे पढ़ने से हमें फ़ायदा क्या होगा। देखिए डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन बेसिकली क्या है ना, जैसे लाइट है, लाइट तो लाइट का ना डुअल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है ना, जो कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी से आया कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स नोन एज फोटोन, है ना, नोन एज फोटोन, ठीक है। और हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या हमें समझ में आया कि लाइट वेव नेचर का भी होता है। जैसे कुछ जो फेनोमेनन है ना जो लाइट से हमें मिलता है तो वो ना वेव नेचर को सजेस्ट करता है, और कुछ ना पार्टिकल नेचर को सजेस्ट करता है, जैसे इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया। तो ये कहता है कि लाइट ना आपका जो है वेव नेचर का है, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक एक्सपेरिमेंट है बेटा, जिसमें हम फोटॉन्स मतलब लाइट फॉल करवाते हैं और इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है। इट इंडिकेट्स लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। So finally, we accepted both nature of light. It means we consider light as a wave nature as well as particle nature. Correct? Clear है? We have already studied wave nature of light in our previous chapters. For an example, ray optics. Okay, ray optics, even reflection, refraction. We have studied, and in that chapter we consider rectilinear propagation of light. And in wave optics we studied interference, diffraction, है ना, that indicates wave nature of light. In this chapter we will study purely particle nature of light and just a single experiment that is known as what, photoelectric effect. Later on we will study de Broglie wavelength बेटा, है ना, हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ पढ़ेंगे। अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ का क्या है, इधर क्या है कि लोगों ने कह दिया, लोगों के साइंटिस्टों ने कह दिया कि भाई देखो लाइट ना पार्टिकल नेचर का भी होता है। वो डी ब्रॉगली साइंटिस्ट वो पागल बैठे हुए थे, अच्छा कह रहे, अच्छा तुम कह रहे हो लाइट हमारा पार्टिकल नेचर का है तो पार्टिकल भी वेव नेचर का है भाई। तो उन्होंने कहा कि अगर एक पार्टिकल है ना, अगर वो मोशन कर रहा है तो वो भी है ना वेव नेचर शो करता है, जिसको हमने कह दिया डी ब्रॉगली वेवलेंथ। बहुत सिंपल, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ओके, देखो कुछ चीज़ें यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है, एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। यहाँ पे जो चीज़ें मैंने मेंशन कर रखा है वो यही कर रखा है कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को हम फोटोन कहते हैं। सबसे पहली बात, फोटोन को आप ऐसे समझिएगा कि व्हाट इज फोटोन। अ फोटोन इज लाइक अ पैकेट ऑफ एनर्जी। फोटोन इज व्हाट, अ पैकेट ऑफ एनर्जी। अ पैकेट ऑफ एनर्जी इज नोन एज फोटोन, सिंपल। एंड दैट पैकेट contains हाउ मच एनर्जी, एंड दैट इज इक्वल टू एच इंटू म्यू, एच इंटू म्यू, और है ना, और वी कैन राइट व्हाट, वी कैन राइट हियर यू नो एच म्यू और एस सी बाई लेमडा। Mu, what is mu? Frequency of light, and lambda wavelength of light. So that packets contains energy equal to h into mu और hc by lambda। ध्यान रखिएगा, ये ऐसी पैकेट है कि इसमें आप जो है ना इंटेंसिटी बढ़ा के, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा के जो है इस पैकेट की एनर्जी नहीं बढ़ा सकते हो। देखो इस पैकेट की एनर्जी आप तभी बढ़ा सकते हो व्हेन यू विल इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, और यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द वेवलेंथ ऑफ लाइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स। और इस पार्टिकल के पास वेवलेंथ कितना, मोमेंटम कितना होता है भाई, एच म्यू बाई सी या एच बाई लेमडा, एच म्यू बाई सी और एच बाई लेमडा। देखो मैंने यहाँ पे एक टर्म यूज करा है इंटेंसिटी। अगर हम बढ़ाएंगे तो एक फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ेगी, ठीक है। एक्चुअली इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है यू आर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग ऑन ए सरफेस पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया। Are you getting my points? So if you are increasing the intensity, it does not mean you are increasing the energy of a photon. You are increasing the number of photons falling on the surface per unit time, per unit area. Are you getting my points? तो नंबर ऑफ फोटॉन्स आप बढ़ा रहे हो, एक फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ा रहे हो, समझ रहे हो। चलो हाँ, फोटॉन्स क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं और ये डिफ्लेक्ट, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होने वाले नहीं है। इसके रेस्ट मास बेटा कितना होता है, 0। इसमें जो लिखा हुआ है आप एक बार पढ़ लेना, जो मैं बोल रहा हूँ वही लिखा होगा, ध्यान रखना। जो रेस्ट मास क्या होता है, 0 होता है ना। और इसका टोटल मोमेंटम और टोटल मोमेंट एनर्जी भी क्या रहता है, कंजर्व। लेकिन नंबर ऑफ फोटॉन्स
जो होते हैं वो कंजर्व नहीं होते, दे मे इंक्रीज और डिक्रीज। जैसे अगर लाइट फॉल करवा रहे हो, अब मैं जब बोलूँगा फोटोन फॉल करवा रहे हो, इट मीन्स यू आर फॉलिंग दी what light. So if you are falling photons on a surface, that photons may get absorbed by the surface, or may more photons can be produced by that surface. What does it mean? कि अगर आपने मान लो फोटोन फॉल करवाएगी सरफेस पे, तो हो सकता है सरफेस ने फोटोन को एब्जॉर्ब कर ले, तो आपने 10 करवाया, 2 एब्जॉर्ब कर लिया, बचा कितना 8। ये भी हो सकता है आपने 10 करवाया, कुछ नए फोटोन्स एमिट हो गए, यानी वो सरफेस से लाइट एमिट हो गया, तो नए फोटॉन्स बन गए, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या हो गया हमारा, इंक्रीज। सो नंबर ऑफ फोटॉन्स मे इंक्रीज और डिक्रीज, ध्यान रखिएगा, मे इंक्रीज और डिक्रीज और रिमेन सेम, है ना, बट एनर्जी एंड मोमेंटम इज आर कंजर्व्ड, एनर्जी एंड मोमेंटम आर व्हाट, कंजर्व्ड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? ये ध्यान रखिएगा। देखिए मेनली हम जो इसमें चर्चा करेंगे, एक हो गया थर्मोनिक इमिशन, फील्ड एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, इसमें हम चर्चा करेंगे, ध्यान रखिएगा। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पे चर्चा करेंगे, ठीक है। वी विल डिस्कस अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। चलिए हाँ बेटा, एक साइंटिस्ट थे हर्ट्स, इन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन करा कि लाइट जब मेटल सरफेस पे फॉल होता है, तो इलेक्ट्रॉन दैट आर नियर टू द सरफेस एब्जॉर्ब इनफ एनर्जी फ्रॉम द इंसिडेंट रेडिएशन टू ओवरकम द अट्रैक्शन ऑफ द पॉजिटिव आयंस इन द मटेरियल ऑफ द सरफेस, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन्होंने ये ऑब्जर्व करा कि व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए सरफेस, देन सिंपली यू नो द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस एब्जॉर्ब दैट एनर्जी, and if they absorb sufficient amount of energy, that energy we will later on call it threshold energy. After that those electrons get ejected from the surface. क्लियर है? ये इनका ऑब्जर्वेशन था कि अगर लाइट हम फॉल करवाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और फिर बाहर आ जाते हैं, ठीक है। देखिए वर्क फंक्शन सिंपली क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी मान लीजिए, ये होता है h इंटू म्यू नॉट, है ना, h इंटू म्यू नॉट या SC बाई लेमडा नॉट। दिस इज वर्क फंक्शन, दिस इज व्हाट बेटा, वर्क फंक्शन, दिस इज वर्क फंक्शन, सी दिस इज वर्क फंक्शन, है ना। ये क्या होता है वर्क फंक्शन, क्या होता है बेटा, क्या होता है, मिनिमम एनर्जी of a photon, minimum energy required of a photon to eject an electron from the surface of the metal, surface of the metal, है ना, ध्यान रखिएगा, surface of the metal, ठीक है। ये मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होता है बेटा, जिससे आप एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट इसके सरफेस से कर दोगे। अच्छा, अगर मैं बात करूँ बेटा म्यू नॉट, यहाँ क्या है, व्हाट इज म्यू नॉट, दिस इज नोन एज थ्रेशोल्ड frequency. What is threshold frequency? Basically minimum frequency, है ना, this is the minimum frequency, minimum frequency, है ना, minimum frequency of a photon required to eject an electron, that is for ejection of electron from the surface we need frequency that must be equal or greater than mu naught, ध्यान रखना, है ना, for photoelectric effect,
for photoelectric effect, for photoelectric effect. Okay, and now है ना, और यहाँ पे लेमडा नॉट क्या है, व्हाट इज लेमडा नॉट? लेमडा नॉट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बेटा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ये लेमडा नॉट। ये क्या होता है भाई? मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड wavelength required to eject an electron from the surface of a metal, that is photoelectric के लिए वेवलेंथ हमारा क्या चाहिए? लेस देन और इक्वल टू लेमडा नॉट फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, आई होप यू अंडरस्टैंड। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए आप फटाफट। हाँ जी, आ गया बेटा, समझ में आ गया? चलो कर लिया, नोट कर लिया? छोटे छोटे बोले फटाफट। चलिए अब इस क्वेश्चन को कीजिए, है ना? इस क्वेश्चन को कीजिए तो दो मिनट का वक्त है बेटा, कीजिए।
हाँ जी, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इसको कैसे करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, द वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल इज कितना है 6.2 इंटू 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। इट्स थ्रेशोल्ड वेवलेंथ विल बी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछ रहे हैं। अब देखिएगा बेटा ध्यान से, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखिए समझिएगा। हम जानते हैं कि जो होता है एनर्जी वो कितना होता है भाई, एच सी बाई क्या होता है, लेमडा, ध्यान रखिएगा, एच सी बाई लेमडा। अब चूंकि यहाँ पे इन्होंने वर्क फंक्शन दे रखा है तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, यही जो एनर्जी है वर्क फंक्शन के बराबर होगा, कब, जब हमने लेमडा की जगह कितना रख दिया, लेमडा नॉट। ध्यान रखिएगा, जब हम यहाँ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्क फंक्शन हो जाएगा सिंपली। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्क फंक्शन। अब एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ बेटा, ध्यान देना। जैसे एच की वैल्यू होता है, एच की वैल्यू है ना, एच की वैल्यू जो होता है वो कितना होता है 6.62 इंटू 10 माइनस कितना होता है 34, और सी की वैल्यू क्या होता है 3 × 10⁸, करेक्ट। अपॉन में हमने क्या लिख दिया, लेमडा नॉट। अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे बेटा तो हमें क्या मिलेगा, फर्दर अगर सॉल्व करेंगे तो देखो हम इसको ना ऐसे यूज कर सकते हैं, इसको ये मल्टीप्लाई कर दो और यूनिट का थोड़ा कन्वर्जन करोगे, क्योंकि ये किस में आएगा हमारा, जूल में। अगर हम थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन करेंगे तो क्या आएगा 12,400, ठीक है। अपॉन में यहाँ लेमडा नॉट किस में ले लो हमारा, एंगस्ट्रॉन में, और ये आ जाता है एनर्जी किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आगे ना हम यही याद रखेंगे, ध्यान रखना। ये डायरेक्ट, ये कैसा है बेटा, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, इसको फर्दर डिवाइड कर दो किसने से, 1.6 × 10⁻19 से। तो जब आप डिवाइड करोगे 1.6 × 10⁻19 से, तो उस केस में ये एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और कितना आ जाएगा 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में लेमडा, लेमडा किस में रखेंगे, एंगस्ट्रॉन में। यानी यहाँ से एक चीज़ मैं लिख सकता हूँ कि लेमडा जो एंगस्ट्रॉन में आएगा वो कितना आ जाएगा भाई, 12,400 डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना, ये कितना दे रखे हैं, ये दे रखे हैं, कहाँ चला गया, हाँ देखना ये कितना दे रखे हैं, ये दे रखे हैं 4.2, ठीक है। यानी यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा, देखो तो 4×3 = 12, ये हटा दो इधर, ये 21 है ना, और ये लगभग लगभग कितना हो जाए 20×3 = 60, 3 के आसपास होगा, तो 3 के आसपास होगा, ठीक है। यानी लगभग लगभग आप मान लो कितना 2955 इसी के आसपास होगा बेटा, 2955। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर है, क्लियर, ये पॉइंट क्लियर है भाई, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है। सिंपल क्वेश्चन था, है ना, सिंपल क्वेश्चन था। हमने क्या करा, हमने क्या करा, एनर्जी का इक्वेशन लिखा, एस का वैल्यू और सिंप्लीफाइड फॉर्म में वो लिख दिया, फिर उसके बाद सॉल्व करा, आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा 2955 एंगस्ट्रॉन, 2955 क्या होगा एंगस्ट्रॉन, या यहाँ मत लिखो, यहाँ हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है, इसको नोट करो।
चलिए बेटा आइए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखते हैं बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब समझिए, ये सेटअप समझना, सेटअप समझना। देखो यहाँ पे एक फोटो सेंसिटिव मेटल हमने लगा रखा है, ठीक है, और ये एक ट्यूब है, ट्यूब के अंदर ये रखा हुआ है, और अंदर वैक्यूम है, ध्यान रखिएगा, है ना, अंदर वैक्यूम है, इसके अंदर बेटा क्या है, वैक्यूम है, ठीक है। और ये फोटो सेंसिटिव मेटल लगा रखा है, यहाँ पे एक होल होता है और हम उसी के थ्रू लाइट इसमें फॉल करवाते हैं। तो जैसे हम लाइट फॉल करवाएंगे तो इससे ना इलेक्ट्रॉन निकलता है। अभी जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा बेटा वो इधर की तरफ मूव करेगा। वो कैसे, देखो बैटरी का देखो, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये क्या हमारा नेगेटिव टर्मिनल है। तो होता क्या है कि जैसे हमने यहाँ पे लाइट फॉल करवा रखा है और यहाँ पे हम म्यू क्या ले रहे हैं, ग्रेटर देन म्यू नॉट ले रहे हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा ले रहे हैं, तो है ना, तो वो क्या होगा, जैसे मान लो कि 100 जूल एनर्जी का हमने फोटोन फॉल करवाया, थ्रेशोल्ड एनर्जी है 80 जूल, तो 80 जूल वो एब्जॉर्ब कर लेगा, 20 जूल काइनेटिक एनर्जी के साथ वो बाहर निकल जाएगा। तो जो काइनेटिक एनर्जी, उस काइनेटिक एनर्जी से वो आगे भागेगा। लेकिन इसमें ना अलग अलग सेल से अलग अलग इलेक्ट्रॉन निकलते हैं बेटा, कुछ सरफेस से, कुछ थोड़ा सा अंदर से निकलेंगे, जैसे के एल एम एन आप सुने होंगे ना, तो अलग अलग सेल से इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो जिसकी वजह से सभी का काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होता है। कुछ की काइनेटिक एनर्जी लगभग 0 होता है, वो निकल के यहीं बैठ जाएगा, मतलब जस्ट निकल जाएगा। कुछ के पास बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, तो जिसकी वजह से वो आगे भागेगा, ठीक है। तो हम ना यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट करते हैं। इस बैटरी से फ़ायदा क्या है कि मान लो कि जो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है वो तो चली जा ही रहा है यहाँ पे, लेकिन जो है ना जिसके पास जीरो काइनेटिक एनर्जी, जिसके पास काइनेटिक एनर्जी कम है ना, वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। तो फिर हम इस बैटरी की हेल्प से क्या कर देते हैं, एक्सेलरेट। इससे क्या फ़ायदा होता है हमें, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है ये ई, जिसको से इलेक्ट्रॉन इधर भागता है, इलेक्ट्रॉन इधर भागता है। तो जब इलेक्ट्रॉन ऐसे भागेगा, ऐसे जाएगा, ध्यान रखिएगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन जाएगा तो करंट हमारा ऐसे फ्लो करेगा। तो ये जो करंट फ्लो करता है ना बेटा इसमें, ये जो आई, ये आई हमारा कहलाता है क्या चीज़, फोटो करंट कहलाता है बेटा, है ना, फोटो करंट कहलाता है, ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए आपने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते गए तो सबसे जो लोएस्ट काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है वो भी यहाँ पहुँच जाएगा। उसके बाद अगर आप फर्दर बढ़ाओगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर 100 निकल रहे हैं, 100 में से जो लोवेस्ट वाला ही पहुँच गया तो इसका मतलब बाकी तो पहुँच ही गए, यानी अब यूनिट टाइम में सभी के सभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जा रहे हैं, यानी करंट अब सैचुरेटेड हो जाएगा। अब फर्दर करंट इंक्रीज नहीं करेगा। लेकिन इनिशियली जैसे आप 0 रखोगे तो जो हाईली एनर्जेटिक है वो यहाँ पहुँचेगा, बाकी नहीं पहुँचे। अब आप बढ़ाते गए तो थोड़ा सा जो कम काइनेटिक एनर्जी वाला है वो भी जा रहा है, फिर उससे कम वाला वो भी जा रहा है, तो आप बढ़ाते जाइए तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचते जाएगा, तो करंट आपका इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है। वाई दिस इज नोन एज फोटो करंट, बिकॉज this current is flowing due to photoelectric effect, means we are falling what, light on the metal surface and electrons get ejected, those electrons reaches to the anode, है ना, and hence the circuit gets completed and current flows through the circuit, that's why this is known as what, photo current, clear है। अब इसका रिवर्स भी, अगर मान लो हमने बैटरी को ऐसे करंट कर दिया उल्टे में, सपोज कर ऐसे कर दे, ये हायर और ये लोअर, तो इस केस में ये नेगेटिव या पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड पलट जाएगा। तो जो पहले नहीं पहुंच रहे थे वो तो अभी भी नहीं पहुंचेंगे। अब जो हाईली एनर्जेटिक था जो पहले पहुंच रहा था, अब वो भी धीरे धीरे स्लो डाउन होंगे, क्योंकि अब उन पर ब्रेक लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज। अब ये बढ़ाते जाओ तो जो सबसे हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है ना, अब वो भी वहाँ नहीं पहुँचेगा, यानी करंट कितना फ्लो करेगा, 0। तो जिस पोटेंशियल डिफरेंस पे ध्यान देना, जिस पोटेंशियल डिफरेंस पे आपका 0 करंट फ्लो करता है, या जो हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है वो भी नहीं पहुंच पाता है, उसको कहता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ध्यान रखना, दिस इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। माइनस VS, माइनस साइन बस यही बता रहा है कि हम पोलैरिटी हम उल्टा कनेक्ट करेंगे और कुछ नहीं। क्वेश्चन में तो हम केवल मैग्नीट्यूड यूज करेंगे, VS। ये क्या है ना, पोटेंशियल which stops the highly energetic
highly energetic electron to reach at anode, है ना, हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन टू रीच एट एनोड, डेट इज जो फोटो करंट होगा वो हमारा कितना आएगा, हमारा फोटो करंट कितना जाएगा हमारा भाई, 0। फोटो करंट कितना आएगा, 0। ठीक है, क्लियर है। आइए देखिए लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखते हैं फटाफट। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है, कह रहे द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, है ना। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंसिडेंट, है ना, रेडिएशन है उसके इंटेंसिटी के होता है। इसका मतलब है इफ़ यू आर इंक्रीजिंग इंटेंसिटी फोटो करंट विल इंक्रीज। हाउ इट इज़ पॉसिबल, आई टोल्ड यू, है ना, अर्लियर that if you are increasing the intensity it means you are increasing the number of photons, and if you are increasing the number of photons then number of ejected electrons will also increase. How is this possible? One photon targets one electron, one photon targets one electron, hence if you are increasing the number of photons then total number of electrons will be targeted more electrons will be what, targeted, and hence more electrons will get ejected. क्लियर है, पॉइंट क्लियर है। ज़्यादा ज़्यादा फोटोन आप फॉल करवाओगे, ज़्यादा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को टारगेट करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे भाई, ज़्यादा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। ठीक है, और ज़्यादा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है चार्ज बढ़ेगा, जो यूनिट टाइम में क्रॉस कर रहा है तो फोटो करंट भी क्या होगा, इंक्रीज। लेकिन ध्यान रखिएगा फोटोन की जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, जो सरफेस का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आपकी फोटोन की होनी चाहिए, तभी ये बात बनेगी, अदरवाइज बात बननी नहीं है। आप अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी रखेंगे, चाहे आप इंटेंसिटी कितना ही बढ़ा दीजिए, करंट में कोई चेंजेज आने वाला नहीं है। सैचुरेशन करंट इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अगेन वही, इंटेंसिटी बढ़ाइए आपका करंट बढ़ेगा, एक टाइम में सैचुरेट हो जाएगा। कट ऑफ वही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, है ना। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है बेटा, मतलब फोटोन फॉल हुआ और यू इलेक्ट्रॉन निकल गया, फोटोन फॉल किया और यू इलेक्ट्रॉन निकल गया, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है। टाइम लैग बहुत ही क्या होता है, द टाइम लैग इज वेरी स्मॉल, है ना। टाइम लैग होता है वो बहुत ही क्या होता है, स्मॉल होता है, बिटवीन द इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन एंड एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बहुत कम होता है बेटा, 10⁻⁹, है ना, सेकेंड से भी कम होता है। अभी मैंने बताया स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको। हाँ, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो के मैक्स इज इक्वल टू एच वी माइनस का फाई नॉट। अब इसको अलग अलग लिख सकते हैं। देखो के मैक्स को हम और क्या क्या लिख सकते हैं, ध्यान रखना, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ हाफ भी मैक्सिमम का स्क्वायर या ई इंटू वी एस, स्टॉपिंग पोटेंशियल ध्यान रखिएगा, ई इंटू वी एस। और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, फाई नॉट इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, एस सी बाई लेमडा या एच इंटू म्यू नॉट, ये भी नॉट ध्यान रखिएगा। तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आप यूज कीजिएगा। ये आइंस्टाइन इक्वेशन क्या है, आइंस्टाइन इक्वेशन कहता है कि अगर आप मान लीजिए एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के या वेवलेंथ का फोटो और आपने सरफेस से फॉल करवाया तो उसकी कुछ एनर्जी किस में हो जाएगी, एब्जॉर्ब, है ना, उसके वर्क फंक्शन में चली जाएगी, बची हुई एनर्जी उसके मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में बाहर आएगी। ठीक है, तो इक्वेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा भाई। चलो, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी अप्लाइड ऑन फोटो करंट, अभी मैंने बताया था ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इफ यू आर इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी फोटो करंट विल आल्सो इंक्रीज, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा फोटो करंट वर्सेस पोटेंशियल, फोटो करंट वर्सेस क्या है पोटेंशियल। देखो ये हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है, इससे फोटो करंट कितना है, 0। कोई एक वाला ग्राफ पकड़ लो, ये I1 इंटेंसिटी वाला पकड़ते हैं, I1 इंटेंसिटी है यहाँ पे। अगर आप मान लो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल से पोटेंशियल बढ़ा रहे हो, बढ़ाते 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 आप 0 तक आएंगे, यानी पोटेंशियल आपने 0 कर रखा है, तो भी करंट कुछ ना कुछ फ्लो करेगा। और आगे अगर आप बढ़ाओगे तो फिर से करंट हमारा इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि जो लोएस्ट काइनेटिक एनर्जी वाला पार्टिकल है वो भी
है ना, कलेक्टर प्लेट के पास पहुंचेंगे, लेकिन एक सर्टेन पोटेंशियल इंक्रीज करने के बाद ये सैचुरेट हो जाएंगे। या 3 ग्राफ कैसे सर, इंटेंसिटी अलग अलग है। इफ यू आर इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी saturation current will increase but stopping potential will remain same. You are increasing intensity, you are not increasing the energy of one photon. Increasing intensity बार बार मैं बोल रहा हूँ means increasing number of photons. तो ज़्यादा ज़्यादा फोटोन बढ़ा रहे हो आप तो saturation current बढ़ जाएगा, फोटो करंट बढ़ जाएगा, बट हमारा एक फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ने की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है वो चेंज होने वाला नहीं है। इसी वजह से उसको रोकने के लिए पोटेंशियल हमें सेम जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? अब देखिएगा इसमें हमने क्या कर रखा है कि फ्रीक्वेंसी हमने चेंज किया है ना, फ्रीक्वेंसी चेंज किया है लेकिन इंटेंसिटी सेम कर रखा है। अगर देखिए फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाते जाइएगा, फ्रीक्वेंसी देखिए इसका ज़्यादा है, उसके बाद ये, तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ते जाएगा नेगेटिव साइड। ठीक है, चलिए ये कीजिए, तो क्वेश्चन कीजिए बेटा। 3 मिनट का टाइम देते हैं, कीजिए। हाँ जी, आइए बेटा, देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। कह रहे इफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट इज 3 वोल्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आ गया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। बस ई से मल्टीप्लाई कीजिए एंड द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इतना दे रखे हैं, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ये तो सिंपल है, बस अब इसे वैल्यू पुट कर देना है।
1.6 इंटू 10⁻⁻ का 19 कितना होगा 4.8 माइनस 19 जूल। बस ये हो जाएगा। इजी था यार। हाँ हुआ या नहीं हुआ आप लोगों से? हुआ ना? बहुत बढ़िया। हाउ डज द स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? क्या होगा भाई? स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। क्या इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, इट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी? बताइए कैसे प्रोपोर्शनल है ये? है स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर डिपेंड करता है या नहीं करता है? देखिए करता तो है भाई, करता तो है। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? ई भी एस इज इक्वल टू लिख सकते हैं ना एच म्यू माइनस का वॉट फाई। देखिए एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा समझना है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल देखो यहाँ से ये हो जाएगा एच म्यू बाई ई माइनस का फाई बाई ई। डायरेक्टली तो प्रोपोर्शनल नहीं है लेकिन हाँ डिपेंड तो करता है। तो इन्होंने जो लिखा हुआ है इट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, ये तो देखो जो गलत होगा काट ही दो। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द, ये भी काट दो, ये भी काट दो। इसमें एक्चुअली ये डायरेक्टली वाला प्रॉब्लम है, डायरेक्टली नहीं है बट इट डिपेंड्स ऑन व्हाट म्यू। डायरेक्टली कब होगा? जब फाइव बाई ई की वैल्यू कितना हो जाए? ज़ीरो। फाइव बाई ई की वैल्यू कितना हो जाए? ज़ीरो। बट वो पॉसिबल तो है ही नहीं। ठीक है चलिए। हाँ जी अब यहाँ देखिएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। आप देख सकते हो यहाँ पे ये वही उसी का ग्राफ है, देखो है ना। एच म्यू बाई ई माइनस फाइव बाई ई है ना, तो वी एस वर्सेस म्यू, देखो ये ग्राफ है ना। यहाँ पे दो मेटल के लिए हमने ड्रॉ कर रखा है। एक अच्छी बात पता है क्या है? यहाँ पे देखना बेटा स्लोप का मतलब क्या हो गया? एच बाई ई। तो आप चाहे किसी भी मेटल के लिए लोगे ना तो स्लोप सेम होगा क्योंकि एच और ई की वैल्यू क्या रहेगा? सेम। यानी देखो ये दोनों है ना पैरेलल है, यानी अगर एंगल ये थीटा है तो ये भी एंगल कितना है? थीटा है। दोनों पैरेलल होंगे। इसमें इसकी जो क्या कहते हैं है ना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसमें इसकी क्या है? कम है। ठीक है बस ये अंतर है, लेकिन एक दूसरे क्या है? पैरेलल होंगे। तो इससे आपको यही सीखना है। एक तो ग्राफ कैसा होगा? लीनियर ग्राफ होगा। इसका वाई इंटरसेप्ट इधर होगा बेटा, वो माइनस वाला पार्ट है ना, माइनस फाइव बाई ई है ना, ये वाला पार्ट होगा। ठीक है तो एक तो ये समझना है कि लीनियर इक्वेशन होगा। दूसरी चीज कई मेटल्स का आप ड्रॉ कर दो, ऑल विल बी पैरेलल बिकॉज स्लोप विल बी व्हाट? सेम। यानी यहाँ tan थीटा की जो वैल्यू होगा ना भाई वो कितना होगा हमारा? एच बाई ई के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? ये कीजिए।
चलिए बेटा आइए, देखिए कह रहे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ऑफ 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉल ऑन एन एल्यूमिनियम सरफेस, वर्क फंक्शन दिस, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन एमिटेड अप्रॉक्सीमेटली। जूल में पूछ रहे हैं। देखिए तो हम जानते हैं कि जो के मैक्स होता है वो क्या होगा, वो हो जाएगा एनर्जी ई माइनस का फाई। ई की वैल्यू है 6.2, फाई की वैल्यू है 4.2, ये आ जाएगा कितना 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज काइनेटिक एनर्जी मैक्स। अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ के मैक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 1.6 इंटू 10 पर माइनस का 19, यानी कितना हुआ 3.2 इंटू 10 पर माइनस का 19, 3.2 इंटू 10 पर माइनस का 19। देखो तो ये हो जाएगा, बस कोई बड़ी बात नहीं है। वेरी गुड, एक बच्चे का रिप्लाई आया हुआ, वेरी गुड बेटा, अच्छा लगा सुन के। ठीक है चलिए ये कीजिए, सोचिए इस पे। इसको करने के लिए मैं आपको 2 मिनट का वक्त देता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ जी बेटा, देखिए कैसे कीजिएगा ये। कह रहे इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट इज डबल्ड देन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो। देखिएगा क्या डबल हो जाएगा, अभी मैंने बताया था है, क्या हाफ हो जाएगा, नहीं, बिकम्स मोर देन डबल, ना बिकम्स लेस देन डबल, ये होगा। देखिए कैसे, के मैक्स किसके बराबर होता है भाई, एच म्यू माइनस का फाई। तो ये डबल कीजिएगा तो अगर ये ना होता तो डबल हो जाता है, पर ये डबल कीजिएगा तो डबल से थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है ये कीजिए, कीजिए तो बेटा ये।
चलिए आइए देखते हैं। कह रहा है सर्टेन मेटालिक सरफेस इल्यूमिनेटेड बाई मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक करंट फॉर दिस रेडिएशन इज 3, है ना, लिखते जाते हैं 3V0 यानी 3eV0 इज इक्वल टू SC बाई लैम्डा माइनस का 5, ठीक है। इफ द सेम सरफेस इल्यूमिनेटेड विद द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 2 लैम्डा, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज V0 यानी eV0 इज इक्वल टू क्या हो गया SC बाई 2 लैम्डा माइनस का 5। सेकेंड, द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ दिस सरफेस फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज, है ना, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछ रखे। तो एक काम करते हम, है ना, एक काम करते भाई, पहला में से दूसरा घटा दो, फर्स्ट माइनस सेकंड करो, तो इसमें से ये घटाओ तो 3eV0 में से eV0 गया तो कितना होगा 2eV0, और इसमें से क्या हो जाएगा 1 में से 1/2 गया, ये तो कट गया, यानी SC बाई ट्वाइस लैम्डा, SC बाई क्या होगा ट्वाइस लैम्डा, ठीक है। यानी यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि eV0 इक्वल टू कितना हो गया SC बाई 4 लैम्डा, SC बाई कितना हो गया 4 लैम्डा, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होता है, द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ द सरफेस फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अब कोई भी इक्वेशन यूज कर लेते हैं हम, मैं लिख सकता हूँ चूँकि फाई इज इक्वल टू, पहला वाला यूज करते हैं, उधर लेके जाओ ये इधर लेके आओ, तो हो जाएगा SC बाई लैम्डा माइनस का 3eV0, यानी फाई इज इक्वल टू SC बाई लैम्डा माइनस 3eV0, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3SC बाई 4 लैम्डा, और इसको क्या लिख सकते हैं हम SC बाई लैम्डा नॉट। अब सॉल्व कर लो, SC कट गया, ये कितना आएगा 1 में से 3/4 गया तो कितना हो गया 1/4, यानी आंसर जो आएगा 1/4, यानी लैम्डा नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 लैम्डा, ठीक है, यही होना चाहिए। एक सेकेंड, 1 में से 1/3 3/4 तो ये हो जाएगा 1/4 लैम्डा, ठीक है। तो 1/4 लैम्डा, तो लैम्डा कितना हो गया 4 लैम्डा, ठीक है, कितना हो गया 4 लैम्डा, यही आंसर होगा बेटा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं बेटा थोड़ा ब्रेक के बाद, ठीक है, आप भी रेस्ट कर लीजिए, थोड़ा सा घूम फिर लीजिए, कुछ खा लीजिए, फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।